हेलो दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी के दूसरा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा थिग्मोनेस्टी। अगला प्रश्न है महानदी और गोदावरी के डेल्टा खाली स्थान मिट्टी से समृद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा जमा किया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान जो ऊपर वाले मैदान में है वहाँ पर अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात के भी हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ महानदी कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टा में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है खाली स्थान रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो ओ निगेटिव वाले जिनका ब्लड होता है वह सार्वभौमिक दाता माना जाता है। वहीं ए बी पॉजिटिव वाले जो हैं वह सार्वभौमिक ग्रहण दाता माना जाता है। यानी कि ए बी पॉजिटिव वाले किसी से भी खून ले सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, लेकिन ओ निगेटिव जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं, उनके उपयोग में आ सकता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो है वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की नाम बदलकर इसे नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के नाम से अब योजना आयोग का नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खाली स्थान शामिल नहीं है। देखिए स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसके 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत जो हैं वो यहाँ पे ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्राम स्तर पे होते हैं ग्राम पंचायत। उसके बाद मंडल परिषद या ब्लॉक समिति पंचायत समिति के स्तर पे होते हैं। पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पे होते हैं। साथ ही साथ जिला परिषद जो है वह जिला के स्तर पे होता है, लेकिन ग्राम समिति जो है वह इसमें शामिल नहीं है। तो तृतीय स्तर प्रणाली में जो इसका सही आंसर होगा वह ग्राम समिति होगा। ग्राम समिति जो है वह किसी भी त्रिस्तरीय में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाली स्थान में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो यह 1787 ईस्वी को अपनाया था। अगला प्रश्न जो है वह नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो नेपोलियन जो है वह वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। देखिए निम्न में से सबसे ज़्यादा कठोर जो पदार्थ है वह हीरा है। हीरा में सबसे ज़्यादा कठोरता रहती है। अगला प्रश्न है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की खाली स्थान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है और दुनिया का 8वां अजूबा है। अगला प्रश्न 10 नंबर बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो इनका सही आंसर होगा सिपाही विद्रोह 1857। बेगम हजरत महल जिसे अवध का बेगम भी कहा जाता है नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। आखिरकार उन्हें नेपाल में शरण लेना पड़ा और 1879 में इनकी मृत्यु नेपाल में ही हो जाती है। अगला प्रश्न जो है वह 11 नंबर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खाली स्थान में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। मनरेगा के बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे। मनरेगा एक प्रकार का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसे 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो काम करने का अधिकार की गारंटी देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा में एक व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम 100 दिनों का काम करने का गारंटी दिया जाता है। जो इंसान वयस्क इंसान अपने मर्जी से स्वेच्छा से 100 दिनों तक इसमें निश्चित तौर पे काम करने का गारंटी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर
उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही आंसर जो है वह सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली ने यहाँ पे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक की लेखक किए थे। अगला प्रश्न जो है वह हमारे सामने 13 नंबर है। खाली स्थान ने मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा जीती है। यह करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। यह 2017 के समय का पूछ रहा है। उस समय मिस वर्ल्ड 2017 चैंपियनशिप मानुषी छिल्लर ने जीती थी। माधुरी छिल्लर एक भारतीय मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता हैं। रीता फारिया जो कि 1966 में निम्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली एशियाई महिला थी। वह मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली एक डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली महिला थी। अगला प्रश्न, खाली स्थान एक नृत्य के रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर जो है वह कथक होगा। अगला प्रश्न जो है वह सबसे छोटी जीवित पक्षी खाली स्थान है। इसका सही आंसर है ए हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील है। देखिए अप्रवाही झील की अगर मैं बात करूं तो यह ओडिशा का चिल्का झील है। चिल्का झील के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह खारे पानी का झील है जो उड़ीसा के पुरी और खुर्दा और गंजाम आप देख लीजिए नाम, गंजाम जिला में अवस्थित है। और यह इसका पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारत के सबसे बड़ा तटीय लैलून और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैलून में से एक है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर, भारत में 500 1000 रुपये के मुद्रा नोटों को किस वर्ष से अमान्य किया गया था। इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि 2016 से इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। 500 और 1000 रुपये के नोटों को, उसके जगह पे 500 रुपये का नया नोट और 1000 के जगह पे 2000 रुपये के नए नोट को लाया गया था। वो भी 2023 में जो है 2023 में यहाँ पर 2000 के नोटों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और इसका पुनः मुद्रण नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर, मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी खाली स्थान है। इसका जो सही आंसर होगा वो अवनी चतुर्वेदी है। अवनी चतुर्वेदी मिग 21 से उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने जून 2016 में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में शामिल किया गया था और वहीं 2018 में वह मिग 21 में एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बने। 2018 में अवनी को फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जंतु नहीं है। इसका सही आंसर होगा अमीबा। अमीबा जो है वह जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जो है वो अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह अत्यंत सरल प्रकार का एक कोशिकीय प्रजीव है जिसकी अधिकांश जातियां नदियां, तालाबों, मीठे पानी की झीलों, पोखर, पानी के गड्ढों आदि में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को खाली स्थान के द्वारा पराजित किया गया था। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी विजय हासिल किए थे। किस राज्य की रेखा तट सबसे लंबी है। देखिए राज्य की रेखा तट पूछ रहा है, तट रेखा यानी कि जो समुद्र मार्ग से जुड़ी हुई है। यहाँ पे मैं बात करूँ कर्नाटक, केरल, गुजरात और तमिलनाडु चारों जो हैं वो समुद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुजरात की जो बॉर्डर है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1915 किलोमीटर तक लंबी समुद्र तट रेखा से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट का नाम अब बदल के
यहाँ पे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह प्रश्न जो है वह 2019 में पूछा गया था, तो इस वजह से वर्तमान में इसका नाम जो है वह इंडिया गेट की जगह पे कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो है वह भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? इसका सही आंसर आपको जो है वह गोल्ड होगा। गोल्ड में कोच के रूप में अक्षय कुमार अभिनय करते हुए आपको नज़र आए हैं इस फिल्म में। और गोल्ड जो है वह स्वतंत्र भारत होने के बाद हिंदी फिल्म में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पे आधारित है। अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के लेखक जो है वह कपिल देव हैं। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया? इसका सही आंसर जो है वह न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अगर आपको परेशानी है इस प्रश्न से संबंधित या कोई भी डिस्कशन, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।